नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए जो हमने पहले आरबीएससी 6 क्लास के ज्योग्राफी की वीडियोस देखे थे, उन सभी वीडियो को मर्ज करके मैं आपके सामने ये एक वीडियो रख रहा हूँ। देखिए, चैप्टर के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चंस रखे थे और पूरी कोशिश की थी कि किसी भी चैप्टर में से एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो आपको भी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को एंड तक देखना है, अपना रिविजन जरूर करना है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट साथ साथ रिविजन कर रहे हैं, रीट एग्जाम में काफी अच्छा स्कोर करेंगे। और जो हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, हमें भी आपसे कुछ नहीं चाहिए बस इतना कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर छोड़ें, ताकि हमको इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। पृथ्वी और सूर्य के मध्य कितनी दूरी है? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर होता है तो आप बता सकते हैं। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी हो सकती है 15.2 करोड़ किलोमीटर और इनके बीच न्यूनतम दूरी हो सकती है 14.7 करोड़ किलोमीटर। तो ये दोनों फैक्ट भी आप साथ में ध्यान रख सकते हैं। और नॉर्मली हम लगभग में बात करें तो ये होती है लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश वर्ष किसका मापक है? दाब का, वायु का, दूरी का या फिर तापमान का? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश वर्ष मापक है दूरी का। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश प्रति सेकंड कितनी दूरी तय करता है? 1 लाख किलोमीटर, 2 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर या फिर 4 लाख किलोमीटर? देखिए, प्रकाश प्रति 1 सेकंड में दूरी तय करता है 3 लाख किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रकाश 1 वर्ष में लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करता है? 50 अरब किलोमीटर, 95 अरब किलोमीटर, 50 खरब किलोमीटर या फिर 95 खरब किलोमीटर? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रकाश 1 वर्ष में लगभग दूरी तय करता है 95 खरब किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, लास्ट क्वेश्चन वाला भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। प्रकाश प्रति 1 सेकंड में दूरी तय करता है 3 लाख किलोमीटर और 1 वर्ष में कितना करता है? लगभग 95 खरब किलोमीटर। तो ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी किस आकाशगंगा में स्थित है? पद्मिनी, मंदाकिनी, हेली या फिर कोई नहीं? तो देखिए, पृथ्वी स्थित है मंदाकिनी आकाशगंगा में। देखिए, आकाशगंगा कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पृथ्वी किस आकाशगंगा में है, तो मंदाकिनी। ध्रुव तारे द्वारा दिशा निर्धारित होती है उत्तर, दक्षिण, पूर्व या फिर पश्चिम? तो देखिए, ध्रुव तारे के द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आकाशीय पिंड व उनकी विशेषता के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सूर्य, तारा, धूमकेतु, पूंछ वाला तारा, पृथ्वी, ग्रह, ब्रह्मांड, लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह, आकाशगंगा, कुछ तारों का समूह? तो आप बताइए, यहाँ पर कौन सा कथन असत्य है, सही सुमेलित नहीं है? देखिए, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आकाशगंगा। आकाशगंगा के संबंध में यह कथन गलत है कि आकाशगंगा कुछ तारों का समूह होता है। देखिए, आकाशगंगा काफी अधिक तारों का विशाल समूह होता है। तो ये गलत है। बाकी की जो जितनी भी विशेषता दे रखी है आकाशीय पिंडों की, ये सही है। सूर्य एक तारा है, धूमकेतु पूंछ वाला तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है और ब्रह्मांड लाखों आकाशगंगाओं का विशाल समूह। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए, पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए या फिर कोई नहीं? देखिए, प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत में आसमान में दिखने वाले 7 तारों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताइए, यहां पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, इन 7 तारों के समूह को भारत में कहा जाता है सप्तर्षि मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका चित्र भी दे रखा है, 1, 2, 3 और ये यहाँ पर ये 4। तो 3 और 4 7। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए, इसी सप्तर्षि मंडल को फ्रांस में कहा जाता है सॉस्पेन
और ब्रिटेन में कहा जाता है खेत जुताई वाला हल, और यूनान में इसको कहा जाता है स्मॉल बियर। तो ये भी फैक्ट आपको साथ में ध्यान रखने हैं। पॉल स्टार को हिंदू ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है चंद्र तारा, ध्रुव तारा, कमल तारा या फिर पूर्वी तारा। तो देखिए, पोल स्टार को हिंदू ग्रंथों के अनुसार कहा जाता है ध्रुव तारा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। तारों पर मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन या फिर एक व दो दोनों। तो देखिए, तारों पर मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों गैसें पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तारों के छोटे समूह को कहा जाता है आकाशगंगा, ब्रह्मांड, नक्षत्र मंडल, तारकीय मंडल। देखिए, तारों के छोटे समूह को कहा जाता है नक्षत्र मंडल। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं नक्षत्र मंडल का भाग होते हैं तारकीय मंडल। तारकीय मंडल का एक उदाहरण है हमारा सौर मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यानी समझिए कि ये यहाँ पर ये नक्षत्र मंडल है, तो इनमें से ये क्या है, ये है एक तारकीय मंडल, और उनमें से यहाँ पर है ये हमारा सौर मंडल। तो ये आप ध्यान रखिएगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार कितने वर्ष पूर्व एक वृहद प्रभावशाली विस्फोट हुआ जिसके बाद ब्रह्मांड व खगोलीय पिंडों की उत्पत्ति हुई? तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा 13.7 अरब वर्ष पूर्व। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, दूसरे के प्रकाश से, चंद्रमा के प्रकाश से या फिर ग्रहों के प्रकाश से। तो देखिए, तारे चमकते हैं स्वयं के प्रकाश से, ये आपको ध्यान रखना है। हेली क्या है? ग्रह, पुच्छल तारा, उपग्रह या फिर सामान्य तारा। तो देखिए, हेली क्या है? देखिए, हेली है एक पुच्छल तारा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तारा है, तारा के पीछे पूंछ भी बन रही है। तो हेली क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। एक पुच्छल तारा है और ये एक सबसे अधिक चर्चित पुच्छल तारा है। ये आपको ध्यान रखना है। ये कब देखा गया था लास्ट बार? 1986 में, और ये प्रत्येक 76 वर्षों के बाद में वापस दिखाई देता है। सर्वप्रथम यह किसने बताया कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? कोपरनिकस, अरस्तु, आर्यभट्ट या फिर भास्कराचार्य। देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा कोपरनिकस। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर इस चित्र को देखिए। देखिए, कोपरनिकस ने बताया था कि जो सूर्य है वो सौर मंडल के केंद्र में है और बाकी जितने भी ग्रह है इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये इन्होंने कब बताया था? 1543 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो देखिए, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगता है 8 मिनट 20 सेकंड का समय। लेकिन आपकी पुस्तक में ये दे रखा है 8 मिनट 30 सेकंड। ये सही नहीं है, वहां पर डाटा थोड़ा गलत दे रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है सूर्य की किरण को धरती तक आने में। ये आप ध्यान रखिएगा। और सूर्य की जो किरण है, प्रकाश की किरण, वो 1 सेकंड में उसकी रफ्तार कितनी होती है? तो देखिए, इसकी रफ्तार होती है 3 लाख किलोमीटर। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। अंतरराष्ट्रीय खगोल संगठन ने प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा कब दिया? 2004, 2005 में, 2006 या फिर 2007? तो देखिए, प्लूटो को बौने ग्रह का दर्जा दिया गया था 2006 में। ये आप ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लूटो का, यहाँ पर ये चित्र दे रखा है। निम्न में से किस ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह नहीं कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को या फिर शनि को? तो देखिए, शनि ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह नहीं कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए, 4 ग्रह ऐसे हैं, 4 ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक या धरातलीय ग्रह। कौन कौन से 4? एक है बुध, एक है शुक्र, एक है मंगल और एक है पृथ्वी। तो यहाँ पर आप देखिए, यह है बुध, यह है शुक्र, यह है पृथ्वी और यह है मंगल। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए, जो आंतरिक या धरातलीय ग्रह होते हैं, इनका निर्माण होता है चट्टानों से। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। तो ये दोनों फैक्ट भी आपको साथ में ध्यान रखना है।
निम्न में से कौन सा ग्रह बाह्य या गैसीय ग्रह के अंतर्गत नहीं आता? बृहस्पति, अरुण, पृथ्वी, वरुण या फिर शनि। तो देखिए जस्ट हमने आगे देखा था पृथ्वी किस प्रकार का ग्रह है। देखिए यह है एक आंतरिक ग्रह। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो बृहस्पति है, अरुण, वरुण और शनि, ये चारों किस प्रकार के ग्रह हैं? ये बाह्य या गैसीय ग्रह हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। तो उनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। जो बाह्य ग्रह है इनकी विशेषता क्या होती है? तो देखिए ये गैस व जो तरल पदार्थ होते हैं इनसे बनते हैं और इनका घनत्व क्या होता है? कम होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से किन ग्रहों के उपग्रह नहीं है? शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा शुक्र व बुध ग्रह के उपग्रह नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 5, 6, 3 या फिर 2। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा इसका मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, उसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी सौर परिवार का कौन से वा बड़ा ग्रह है? आकार की दृष्टि से आपको बताना है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5वां। सौर परिवार का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है शुक्र को, बुध को, मंगल या फिर बृहस्पति। तो देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना है? तो देखिए पृथ्वी का औसतन तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वर्तमान में ग्रहों की संख्या है 8, 9, 10 या फिर 12। तो देखिए वर्तमान में कुल ग्रहों की संख्या है 8। 2006 से पहले ये कितनी थी? ये थी 9। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और उसको बौने ग्रह में रख दिया गया था। तो देखिए 8 ग्रह कौन कौन से, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पर ये सूर्य है, सूर्य के जस्ट यहाँ पर ये दे रखा है बुध, उसके बाद में शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी, उसके बाद में मंगल, यहाँ पर ये बृहस्पति दे रखा है, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो इन 8 ग्रहों के नाम आप ध्यान रखिएगा और सीक्वेंस भी आपको इसी तरह ध्यान रखना है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। पृथ्वी कौन सा नंबर पर है? तो 5वें नंबर पर है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सबसे छोटा ग्रह बुध, जीवंत ग्रह पृथ्वी, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, वलय धारक ग्रह अरुण, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। तो देखिए यहाँ पर जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4, वलय धारक ग्रह अरुण नहीं है। देखिए वलय धारक ग्रह कौन सा है? ये है शनि। यहाँ पर इसका ये आप चित्र दे सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ग्रह वलय धारक ग्रह कहलाता है? तो कहलाता है शनि। यहाँ पर अरुण दे रखा है जो कि गलत है। बाकी के फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं। पृथ्वी के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जल है? देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्जाम में पहले पूछा गया था, शायद 2016 में या फिर उससे पहले। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सूर्य पर सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन या फिर 1 व 2 दोनों। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, हाइड्रोजन और हीलियम। ये 2 प्रमुख गैसें पाई जाती है सूर्य पर। और कल हमने एक क्वेश्चन भी देखा था कि तारों पर कौन सी गैस प्रमुखता पाई जाती है? तो वो गैसें भी ये दोनों ही है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ग्रह और उपग्रह के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा कोई नहीं, क्योंकि सारे ग्रह और उपग्रह इनके संबंध में यहाँ पर ये सही दे रखे हैं। शनि ग्रह का उपग्रह है टाइटन, बृहस्पति ग्रह के उपग्रह है 2, गैनीमेड और कैलिस्टो, पृथ्वी का है चंद्रमा और मंगल के 2 उपग्रह है फोबोस और डिमोस।
तो ये आपको ध्यान रखना है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी कितना गुना बड़ी है? तो देखिए चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी बड़ी है 81 गुना। चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं? 25, 27, 29 या फिर 31 दिन। देखिए करेक्ट आंसर होगा 27 दिन लगते हैं चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने में। सेरेस क्या है? तो देखिए सेरेस क्या है? सेरेस एक है क्षुद्र ग्रह। यहां पर आप सेरेस का चित्र भी देख सकते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? तो देखिए क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य। देखिए यहाँ पर ये जो चौथा ग्रह दे रखा है यह है मंगल और यह है बृहस्पति। इन दोनों के मध्य यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्षुद्र ग्रह है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1960 में, 1975, 1947 या फिर 1985 में। तो देखिए भारत के द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था 1975 में। तो ये आप ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का। राजस्थान में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है उदयपुर, कोटा, जयपुर या फिर जोधपुर। तो देखिए भारत में प्राचीन जंतर मंतर वेधशाला स्थित है जयपुर में। यहाँ पर आप इसका चित्र भी देख सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय किसको जाता है? राधाकृष्णन, विक्रम साराभाई, करमवीर साराभाई या फिर कोई नहीं। तो देखिए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय जाता है डॉक्टर विक्रम साराभाई को। ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इनकी फोटो भी दे रखी है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के बाहर निकलने के लिए कितने किलोमीटर प्रति सेकंड की गति की आवश्यकता पड़ती है? तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार की आवश्यकता पड़ती है अगर किसी भी चीज को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकालना है तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या रखा गया था? स्पुतनिक, आर्यभट्ट, विक्रम या फिर भास्कराचार्य। तो देखिए भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं। और ये कब भेजा गया था? 1975 में। यह किसकी मान्यता थी कि पृथ्वी गोल है व पृथ्वी स्थिर नहीं है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, अरस्तु या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये मान्यता थी आर्यभट्ट की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी स्थिर नहीं है, ऐसा माना था आर्यभट्ट ने। किन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था? आर्यभट्ट ने, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय या फिर कोई नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आर्यभट्ट ने माना था कि जो चंद्र ग्रहण होता है उसका कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि कितनी बताई जो कि आधुनिक काल के भूवैज्ञानिकों के द्वारा बताई गई परिधि 24,901 मील के लगभग बराबर है? तो देखिए आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 मील। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आधुनिक भूवैज्ञानिक है उन्होंने कितनी बताई है? 24,901, लगभग ये बराबर ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किसने किया था? तो देखिए पृथ्वी की सही परिधि का आकलन किया गया था इरेटोस्थेनीज ने, इनके द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड। यहाँ पर इनका फोटो भी दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए सिद्धांत शिरोमणि पुस्तक के लेखक है भास्कराचार्य द्वितीय। ये आप ध्यान रखिएगा। ऐसा किसका मानना था कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण सब चीजों को अपनी ओर खींचती है? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, भास्कराचार्य द्वितीय या फिर अरस्तु। देखिए ऐसा मानना था भास्कराचार्य द्वितीय का। यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा।
आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाले दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो देखिए, इसका आविष्कार किया गया था गैलीलियो के द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, नॉर्मल जो दूरबीन होती है उसका आविष्कार किया गया था हैंस लिप्रेसी के द्वारा, लेकिन जो आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग में ली जाने वाली जो दूरबीन है उसका आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये गैलीलियो का फोटो भी दे रखा है। देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? तो देखिए, देश की सबसे बड़ी दूरबीन का नाम क्या है? इसका नाम है मास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप। तो ये आपको ध्यान रखनी है। मास्ट दूरबीन उदयपुर शहर के किस झील के टापू पर स्थापित की गई है? तो देखिए, ये स्थापित की गई है फतेह सागर झील के टापू पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट यहाँ पर नीचे भी दे रखा है, कावालूर वेधशाला। देखिए, ये वेधशाला कहां पर है? तमिलनाडु में। तो जो कावालूर वेधशाला है लोकप्रिय रूप से वेणु बापू वेधशाला के रूप में जानी जाती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में कब स्थापित किया गया था? तो देखिए, हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को अंतरिक्ष में स्थापित किया गया था 1990 में। यहाँ पर आप हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन का चित्र देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये कब स्थापित की गई थी? 1990 में। सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला कब बनाई? तो देखिए, सवाई जयसिंह ने जयपुर में वेधशाला का निर्माण करवाया था 1734 में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सबसे बड़ी वेधशाला थी जो कि सवाई जयसिंह के द्वारा बनाई गई थी। इसके अलावा 4 वेधशाला का और निर्माण करवाया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। सर्वप्रथम इन्होंने दिल्ली में एक वेधशाला का निर्माण करवाया था 1724 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सवाई जयसिंह ने किन यंत्रों का आविष्कार किया था? सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र या फिर सभी? तो देखिए, इन सभी यंत्रों का आविष्कार सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। तो ये आप इनका नाम ध्यान रखिएगा। विश्व का पहला उपग्रह 1957 में स्पुतनिक प्रथम को अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा भेजा गया था? अमेरिका, रूस, फ्रांस या फिर भारत? देखिए, करेक्ट आंसर होगा रूस के द्वारा भेजा गया था। उस समय रूस का क्या नाम चलता था? सोवियत संघ। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम जीवित प्राणी का नाम था? तो देखिए, अंतरिक्ष में भेजे गए प्रथम जीवित प्राणी का नाम था लाइका। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रथम व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे वो कौन थे? यूरी गागरिन। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कब गए थे? 1961 में। और पहले व्यक्ति जिन्होंने चांद पर पांव रखा था, तो देखिए ये रखा था नील आर्मस्ट्रांग के द्वारा 1969 में। और देखिए, भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं वो है राकेश शर्मा। कब? 1984 में। तो ये आपको सारे ध्यान रखने हैं। मंगलयान अंतरिक्ष में कब प्रक्षेपित किया गया? देखिए, भारत के संदर्भ में आपको ये बताना है। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, मंगलयान अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था 2013 में, नवंबर 2013। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर कब पड़ती हैं? 22 दिसंबर, 23 सितंबर, 21 जून या फिर 21 मार्च को? अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझाने के लिए चित्र बना देता हूँ। ये सूर्य है और ये हमारी धरती पृथ्वी। यहाँ पर ये कर्क रेखा, ये है विषुवत रेखा और ये है मकर रेखा। तो देखिए, सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती हैं 21 जून को। ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सूर्य की सीधी किरणें जो हमारी विषुवत रेखा है या फिर भूमध्य रेखा, इस पर कब पड़ती है? तो देखिए, सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को। तो ये आप ध्यान रखिएगा दोनों डेटे। और मकर रेखा पर सीधी कब पड़ती है सूर्य की सीधी किरणें? तो ये पड़ती हैं 22 दिसंबर को। तो ये सारे फैक्ट आप ध्यान रखिएगा।
जब पृथ्वी, यहां पर चित्र में देख लीजिए, सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो कौन सी स्थिति बनती है? सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दोनों, या फिर कोई नहीं? तो देखिए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के मध्य आ जाती है तब स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण की। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो यहाँ पर ये चित्र दे रखा है ये आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, और कभी भी इस प्रकार का एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, इस क्वेश्चन में काफी अधिक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तो कौन सी स्थिति बनती है? तो देखिए, जब सूर्य और पृथ्वी के मध्य चंद्रमा आ जाता है तब स्थिति बनती है सूर्य ग्रहण की। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत का मानक समय कितने डिग्री पूर्वी देशांतर से निर्धारित किया जाता है? तो देखिए, भारत का जो मानक समय है वो ज्ञात किया जाता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। आप देख सकते हैं भारत के मैप में 82.5 डिग्री कहां पर है? यहाँ पर। और ये किन किन राज्यों से गुजरती है इसके संबंध में एक अलग क्वेश्चन बना रखा है, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। पृथ्वी की आकृति है किस प्रकार? गोलाकार, चौकोर, भूआब, या फिर समचतुर्भुज? तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी की आकृति है भूआब, यानी ध्रुवों से तो ये चपटी हुई है और जो विषुवत रेखा है या फिर जो मध्य भाग है वहां से ये बाहर निकली हुई है, यानी उभरी हुई है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। विषुवत रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर सभी? तो देखिए, ये चारों कथन सत्य हैं। यहां से आपके 4 प्रश्न रेडी हो सकते हैं, तो इन 4 कथनों के बारे में आपको ध्यान में रखना है। अक्षांश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। सबसे लंबी अक्षांश रेखा विषुवत रेखा है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी समान होती है। ध्रुव पर अक्षांश बिंदु के रूप में रह जाते हैं, और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में वृद्धि होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो अक्षांश के संबंध में जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। देखिए, यहाँ पर ये विषुवत रेखा है, और जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर बढ़ेंगे तो जो अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो कम होती है। यहाँ पर दे रखा है लंबाई में वृद्धि होती है, जो कि गलत है। तो ऊपर के जो तीनों फैक्ट हैं अक्षांश के संबंध में, ये कथन सत्य है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा कौन से राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, इन 5 राज्यों से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर थोड़ा सा भाग है मध्य प्रदेश का, फिर यहाँ पर ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, और ये है आंध्र प्रदेश। तो ये 5 नाम आपको ध्यान रखने हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 दिन, 365 दिन 6 घंटे, 366 दिन, या फिर 366 दिन 6 घंटे? देखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन और 6 घंटे में। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? तो देखिए, पृथ्वी पर एक अधिवर्ष में 366 दिन होते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। वह रेखा जो पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है कहलाती है। तो देखिए, ये रेखा कौन सी है? क्या ये कर्क रेखा है, या विषुवत रेखा, मकर रेखा, या फिर ग्रीनविच रेखा? देखिए, ये रेखा है विषुवत रेखा। ये पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण गोलार्ध 2 भागों में बांटती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उत्तरी गोलार्ध और ये है दक्षिणी गोलार्ध। जो बीच में ये रेखा है ये है विषुवत रेखा। यहाँ पर आपको सत्य कथन बताना है। 2 देशांतर रेखाओं के मध्य अधिकतम दूरी विषुवत वृत्त पर होती है, लेकिन जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं
तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। कुल मानक देशांतरों की संख्या 360 होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक या ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा दोनों एक ही हैं या फिर सभी। देखिए ये चारों कथन सत्य है, तो ये चारों कथनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए पहला कथन मैं आपको समझा देता हूं। समझिए ये हमारी पृथ्वी है और ये है विषुवत रेखा। देशांतर रेखा किस प्रकार होती है? इस प्रकार। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए दो देशांतर रेखाओं के मध्य जो अधिकतम दूरी होती है वो होती है विषुवत वृत्त पर, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर। और इनके बीच में जो न्यूनतम दूरी होती है वो कहां पर होती है? ध्रुव पर, यहाँ पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो ये देशांतर रेखाएं हैं ये अर्धवृत्त होती है इस प्रकार, और जो अक्षांश रेखाएं होती है ये पूर्ण वृत्त होती है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और कुल मानक देशांतरों की संख्या 360 है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बसंत विषुव कब होता है? तो आप बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए बसंत विषुव होता है 21 मार्च को, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं 21 मार्च को होता है बसंत विषुव, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ग्रीष्म अयनांत है, यहाँ पर ये शीत अयनांत है, और नीचे पतझड़ विषुव 23 सितंबर को होता है। तो इनसे संबंधित भी हम क्वेश्चन देखेंगे आगे। यहाँ पर आपको असत्य कथन बताना है। पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपना एक परिभ्रमण पूरा करती है, या फिर कोई नहीं। देखिए यहाँ पर जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पृथ्वी के पश्चिमी भाग में सूर्योदय सबसे पहले होता है। देखिए जो पृथ्वी का पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग में सबसे पहले क्या होता है? सूर्योदय। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा, ये असत्य कथन है। बाकी के जो नीचे के दो कथन है ये सत्य है, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। पतझड़ विषुव कब होता है? तो जस्ट मैंने आपको सारे बता दिए थे। अगर आपने सही से देखा है तो आप बता सकते हैं यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 23 सितंबर। ये आप ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर को होता है पतझड़ विषुव। और बसंत विषुव कब होता है? तो जस्ट हमने आगे देखा था 21 मार्च को। उत्तरी अयनांत होता है, तो देखिए उत्तरी अयनांत होता है 21 जून को। तो 21 जून को जो सूर्य की सीधी किरणें कहां पर पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है। दक्षिणी अयनांत होता है, तो देखिए दक्षिणी अयनांत होता है 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें सीधी कहां पर पड़ती है? मकर रेखा पर। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पृथ्वी का भूमध्यवर्ती व्यास 12,756.6 किलोमीटर है। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि 40,008 किलोमीटर है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि 40,075 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,514 किलोमीटर है, या फिर सभी। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सभी। ये चारों कथन सत्य हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए जो आपको मैं चित्र बना के बता देता हूं। यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो भूमध्यवर्ती व्यास यानी यहां से लगाकर यहां पर ये, तो ये कितना है? 12,756.6 किलोमीटर। और जो ध्रुवीय व्यास है इस प्रकार, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, तो ये कितना है? ये है 12,514 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और परिधि भी आपको ध्यान रखनी है कि ध्रुवीय परिधि कितनी है और जो भूमध्य रेखीय परिधि कितनी है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो 4 क्वेश्चन आप यहां से आपके रेडी होते हैं। यदि 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर दोपहर के 1 बजे हो तो उसी समय 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कितना समय होगा? तो आपके लिए मैंने यहां पर एक फैक्ट लिखा है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। तो अगर आपको आता है तो आप बता सकते हैं। तो मैं आपको कंडीशन भी बता देता हूं, थोड़ी बहुत देख लीजिए। यहां पर देशांतर का
अंतर ज्ञात करना। जो भी आपको देशांतर दे रखे पहला आपको उनका अंतर ज्ञात कर लेना है और प्राप्त अंतर को आपको किससे गुणा करना है, 4 से गुणा करना है। फिर जो भी समय आपको प्राप्त होता है अगर वो 60 मिनट से अधिक हो तो उसको हम घंटे में परिवर्तित करेंगे और प्राप्त समय को दिए गए समय से अगर वो पश्चिम में हो तो उसको घटा देंगे और अगर पूर्व में हो तो जोड़ देंगे। तो ये कंडीशन है, आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, आप बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर। तो देखिए अब मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम देशांतर का अंतर ज्ञात करेंगे। यहाँ पर कितना दे रखा है, 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर और यहाँ पर दे रखा है 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो इन दोनों के मध्य अंतर है 5 डिग्री देशांतर का। अब प्राप्त अंतर को यानी 5 डिग्री का जो अंतर आया है उसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 20 मिनट। अब 20 मिनट तो हमको इसको तो हमें एक घंटे में परिवर्तित नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 60 मिनट से कम है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं, प्राप्त समय अगर दिए गए समय के पश्चिम में हो तो समय को हम घटा देंगे। तो देखिए 15 डिग्री यहाँ पर ये पश्चिमी देशांतर है तो इसके हम पश्चिम में चलेंगे तभी तो आएगा 20 डिग्री पश्चिमी देशांतर। तो हम पश्चिम में चल रहे हैं तो पश्चिम में जाने पर हम घटा देंगे। तो 20 मिनट को हमको घटाना है 1 बजे में, तो कितना आएगा 12.40 PM। यहाँ पर दोपहर की बात कर रहे हैं हम। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12.40 PM। तो आप ध्यान रखिएगा 12:40 होंगे उस समय। आप वापस यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा सोचें और मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। आपको यहाँ पर जो 15 है यहाँ पर लिखना है 20 और जो 20 है यहाँ पर लिखना है आपको 30। क्वेश्चन सेम रहेगा, कंडीशन सेम है। सबसे पहले आपको देशांतर का अंतर ज्ञात करना है, फिर उसको 4 से गुणा करना है। अगर जो प्राप्त समय है वो 60 मिनट से अधिक हो तो उसको आप घंटे में परिवर्तित कर दो। अगर अब वापस यहाँ पर कंडीशन तो आपके पास वही है पश्चिम वाली, तो आपको समय घटाना है। जो भी आपके पास समय आ जाए उसको आप इसमें से घटा देना और अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लेना। पर दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा दर्शाती है दक्षिण दिशा, उत्तर दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा। देखिए दिशा सूचक यंत्र की जो सुई होती है वो हमेशा दर्शाती है उत्तर दिशा को। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर ये दे रखा है दिशा सूचक यंत्र। वास्को डी गामा ने किस देश तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? भारत, अमेरिका, श्रीलंका या फिर इटली? तो देखिए वास्को डी गामा ने भारत तक आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। वास्को डी गामा भारत के केरल के किस तट पर 1498 में पहुंचा था? कोच्चि, कालीकट, काकीनाडा या फिर कोई नहीं? तो देखिए केरल के इस तट का नाम है कालीकट तट। कालीकट तट पर पहुंचे थे वास्को डी गामा। कब? 1498 में। ये आपको ध्यान रखना है। यूरोप में कब प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था? 15वीं सदी में, 16वीं सदी में, 17वीं सदी में या फिर 18वीं सदी में? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार हुआ था 16वीं सदी में। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आरंभिक प्रिंटिंग मशीन थी वो कुछ इस प्रकार दिखती थी। नई दुनिया अमेरिका की खोज कोलंबस ने कब की? 1490, 1492, 1494 या फिर 1498 में? तो देखिए अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई थी 1492 में। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रथम ग्लोब का निर्माण कब हुआ था? 5वीं सदी ईसा पूर्व, 5वीं सदी में, 13वीं सदी के पश्चात या फिर 21वीं सदी में? देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा प्रथम ग्लोब का निर्माण हुआ था 13वीं सदी के पश्चात। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्राप्त करते हैं जैसे कि परिवहन, तापमान, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज इत्यादि, उन्हें कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र या फिर भू संपत्ति मानचित्र? तो देखिए
जो इस प्रकार के ये मानचित्र होते हैं, चाहे परिवहन का मानचित्र हो, तापमान को दर्शाने वाला मानचित्र हो, उद्योग हो, या फिर जनसंख्या या फिर खनिज को दर्शाने वाले मानचित्र हो, इन मानचित्रों को कहा जाता है विषयक मानचित्र। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे कि पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों आदि को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र और भू संपत्ति मानचित्र। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भौतिक मानचित्र। आपने भारत का भी भौतिक मानचित्र जरूर देखा होगा, उसमें भारत के जो पठार हैं और जो भारत की नदियां हैं सारे उसमें दे रखे होते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव और विश्व के विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमा को दर्शाने वाले मानचित्र को कहा जाता है भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयक मानचित्र या फिर भू संपत्ति मानचित्र। तो देखिए इस प्रकार के मानचित्र को कहा जाता है राजनीतिक मानचित्र। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। सामान्यतः भू संपत्ति मानचित्र जिनके पास होते हैं वे कौन है? ग्राम सेवक, पटवारी, सरपंच या फिर वार्ड पंच। तो देखिए सामान्यतः जो भू संपत्ति मानचित्र होते हैं वो होते हैं पटवारी के पास। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर से केवल इतने ही क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और लास्ट वीडियो से एक करेक्शन है इस वाले क्वेश्चन में कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। तो देखिए पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 4 डिग्री बताया था जो कि गलत है, आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। देखिए आप सभी को पता है दिन में 24 घंटे होते हैं और जो पृथ्वी अगर पूरा एक चक्कर लगाएगी तो कितने डिग्री बनेंगे? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में हम 24 का अगर भाग दे तो कितना आएगा? तो हम 12 से इसको काट देते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो 2 का भाग फिर 30 में देंगे तो 15 आएगा। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी पृथ्वी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और एक फैक्ट और भी है कि पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगाती है? तो देखिए पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में समय लगाती है 4 मिनट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसका भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 घंटे में पृथ्वी अगर 15 डिग्री घूमती है तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो अभी 60 मिनट को हम 15 डिग्री से डिवाइड कर लेते हैं। तो 15 चौक 60 होता है, तो 4 आ गया। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो 1 डिग्री में पृथ्वी घूमने में 4 मिनट का समय लगाती है। तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। तो ये छोटा सा करेक्शन आपको करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुल महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 4, 7, 5 या फिर 9? तो देखिए कुल महाद्वीपों की संख्या है 7। देखिए आप सभी को 7 महाद्वीप है ये तो पता ही होगा, लेकिन आपको क्रम भी ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सेकंड नंबर पर कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर मैप में देखिए सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, सेकंड नंबर पर है अफ्रीका, थर्ड नंबर पर है उत्तरी अमेरिका, फोर्थ नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका, फिफ्थ नंबर यहाँ पर नीचे दे रखा है अंटार्कटिका, सिक्स्थ नंबर पर है यूरोप और 7वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्रम भी आप ध्यान रखिएगा। कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है? रॉकी, इंडीज, यूराल या फिर बेकाल? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा एशिया और यूरोप को अलग करता है यूराल पर्वत। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये यूराल पर्वत है, यहाँ पर ये एशिया दे रखा है और ये यूरोप। और ये यूराल पर्वत किस देश में है? तो ये है रूस में। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर, फारस की खाड़ी, स्वेज नहर, पनामा नहर या फिर 1 और 3 दोनों? तो देखिए एशिया को अफ्रीका से अलग करता है लाल सागर और जो स्वेज नहर है ये दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर मैप में देखिए, यहाँ पर ये है लाल सागर और इसके आगे यहाँ पर ये स्वेज नहर है। तो इसके जो इधर है वो है अफ्रीका और इधर है एशिया, ये आपको ध्यान रखना है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये कहां पर है? देखिए यह है नेपाल चीन सीमा पर। एशिया महाद्वीप के संबंध में असत्य कथन है। यह पृथ्वी के कुल स्थलीय भाग के लगभग 30% भूभाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है। इसके उत्तर में अत्यधिक ठंडी व दक्षिण में गर्म और आर्द्र जलवायु है। एशिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। देखिए एशिया के संबंध में जो ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है वो गलत है। देखिए नील नदी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, या फिर हम विश्व की सबसे लंबी नदी भी इसको कह सकते हैं, लेकिन हम इसको एशिया की सबसे लंबी नदी नहीं कह सकते। तो जो एशिया के संबंध में 3 फैक्ट है ये ऊपर के आपको ध्यान रखने हैं। विश्व का सबसे नीचा स्थान कौन सा है जो समुद्र तल से 418 मीटर नीचे है? अरल सागर, मृत सागर, कैस्पियन सागर या फिर कोई नहीं? तो देखिए ये स्थान है मृत सागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेड सी, और इनके साइड में कौन कौन से देश है? जॉर्डन है, यहाँ पर ये इजराइल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वेस्ट बैंक, जेरूसलम। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा पठार है वो है तिब्बत का पठार। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं तिब्बत के पठार की। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्जाम 2018 में पूछा गया था, तो ये चैप्टर काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इस बार भी यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से। लीना नदी, यांगतीसी, येनिसी या फिर इरावती नदी? तो देखिए एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगतीसी नदी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना में बहती है यांगतीसी नदी। देखिए एशिया की तो सबसे लंबी नदी है यांगतीसी। अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। 2nd नंबर पर कौन सी है? अमेजन। और 3rd नंबर पर कौन सी है? 3rd नंबर पर है यांगतीसी नदी। 4th नंबर पर है मिसिसिपी नदी। तो ये सारे आप ध्यान रखिएगा। और 5th नंबर पर है येनिसी नदी। क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों के आधार पर एशिया के बाद कौन सा महाद्वीप विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है? तो देखिए ये महाद्वीप कौन सा है? ये महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? तो आप इस मैप को देखकर इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए अफ्रीका। यहाँ पर आप देख सकते हैं अफ्रीका से ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है भूमध्य सागर, जिब्राल्टर जल संधि, कैस्पियन सागर या फिर 1 व 2 दोनों? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, भूमध्य सागर और जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जिब्राल्टर जल संधि, और यहाँ पर ये आगे है भूमध्य सागर, ऊपर ये यूरोप है, नीचे अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहरा मरुस्थल। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये किस महाद्वीप में? ये है अफ्रीका महाद्वीप में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। निम्न में से कौन सा मरुस्थल अफ्रीका में नहीं है? सहारा मरुस्थल, नामिब मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल या फिर ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल? देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में इसकी स्थिति यहाँ पर है। तो जो ऊपर के तीनों हैं ये कहां पर है? ये है अफ्रीका में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। 2nd नंबर पर कौन सी है? अमेजन नदी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। किस नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है? तो ये नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, कांगो नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कांगो नदी। ये आप ध्यान रखिएगा। कांगो नदी के बेसिन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वर्षा वनों का क्षेत्र है। कांगो नदी कहां पर है? तो देखिए ये है अफ्रीका, और अफ्रीका में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बह रही है कांगो नदी। तो ये लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। सवाना घास के मैदान कहां पर है? तो देखिए सवाना घास के मैदान कहां पर है? ये है अफ्रीका में। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये किस प्रकार के घास के मैदान है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और देखिए दक्षिण अफ्रीका में
वेल्ड नामक शीतोष्ण घास के मैदान भी पाए जाते हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो देखिए कौन सी है, ये है एटलस पर्वत। ये आप ध्यान रखिएगा, ये यहां पर है। अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर्वत चोटी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? देखिए ये क्वेश्चन भी रीट एग्जाम 2018 में आया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ये कहां पर है? तंजानिया में। तंजानिया कहां पर है? यहां पर आप देख सकते हैं। विश्व की ताजे पानी की दूसरी बड़ी झील है, तो कौन सी है? सुपीरियर झील, विक्टोरिया झील, वुलर झील या फिर चिल्का झील? तो देखिए ये झील है ऑप्शन नंबर 2 विक्टोरिया झील। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व की ताजे पानी की पहली बड़ी झील कौन सी है, तो ये है सुपीरियर झील। 2 है विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में? तो ये है अफ्रीका महाद्वीप में, यहां पर। और देखिए ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील भी है विक्टोरिया झील, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी झील से किस नदी का उद्गम होता है? नील नदी का उद्गम होता है। न्यूफाउंडलैंड, वैंकूवर, वेस्ट इंडीज आदि द्वीपीय समूह और ग्रीनलैंड किस महाद्वीप के अंग हैं? तो देखिए ये सभी अंग हैं उत्तरी अमेरिका के, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा पर्वत उत्तरी अमेरिका में नहीं है? रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत, अपलेशियन माउंटेन या फिर एंडीज पर्वत? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तरी अमेरिका में नहीं है एंडीज पर्वत। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर करेक्ट होगा। तो रॉकी पर्वत, अलास्का पर्वत और अपलेशियन माउंटेन ये सभी कहां पर है? उत्तरी अमेरिका में। और देखिए उत्तरी अमेरिका का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अपलेशियन माउंटेन, ये आप ध्यान रखिएगा। उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है माउंट देनाली। और यहां पर आप देख सकते हैं इसकी लोकेशन, ये अलास्का जो श्रेणी है वहां पर है माउंट देनाली। उत्तरी अमेरिका का सबसे नीचा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए उत्तरी अमेरिका का जो सबसे नीचा क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया की मृत घाटी, ये आप ध्यान रखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये है डेथ वैली, तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा गर्त ग्रैंड कैनियन किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ग्रैंड कैनियन स्थित है कोलोराडो नदी पर, ये आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है पूरा संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां पर है ग्रैंड कैनियन। लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। और देखिए जस्ट हमने आगे देखा था कैलिफोर्निया के बारे में, ये जो है ये है कैलिफोर्निया। उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है। सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो, ह्यूरॉन या फिर विक्टोरिया? तो देखिए उत्तरी अमेरिका की 5 महान झीलों में शामिल नहीं है विक्टोरिया। तो 5 महान झीलें कौन कौन सी हैं? सुपीरियर, इरी, मिशिगन, ओंटारियो और ह्यूरॉन, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर ये दे रखी है ना, ये है सुपीरियर, ये है मिशिगन, ये है ह्यूरॉन, ये है इरी और ये है ओंटारियो। तो इन 5 जिलों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ये कहां पर है? ये है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज कहां पर है? तो देखिए ये है दक्षिणी अमेरिका में। आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से लगाकर ये यहां तक विस्तृत है। दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो देखिए दक्षिण अमेरिका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है एकांकागुआ। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। सबसे गहरा गर्त मैरियाना किस महासागर में है? तो ये किस महासागर में? यह है प्रशांत महासागर में। यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। लगभग ये 11 किलोमीटर गहरा है, ये आप ध्यान रखिएगा। और देखिए जस्ट ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया है सबसे नीचे, उसके ऊपर है पपुआ न्यू गिनी, उसके जस्ट ऊपर है ये मैरियाना ट्रेंच। यहां पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है वेनेजुएला में। यहां पर ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। वेनेजुएला किस देश किस महाद्वीप में है? तो देखिए ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। यहां पर आप देख सकते हैं ये है एंजिल जलप्रपात और कारोनी नदी पर ये बना हुआ है। अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो देखिए अपवाद क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है
अमेजोन नदी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र चिली में स्थित किस मरुस्थल को माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है अटाकामा मरुस्थल को। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देखिए ये ऊपर है पेरू और ये चिल्ली, चिल्ली में यहां पर है अटाकामा डेजर्ट। ये आप ध्यान रखिएगा इसकी लोकेशन। किस नदी के आसपास स्थित वर्षा वन विश्व का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है, जिसे धरती के फेफड़े भी कहा जाता है? तो देखिए ये नदी कौन सी है? ये है अमेजन नदी। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पूरा है अमेजन नदी का बेसिन और देखने में भी ऐसे ही लगता है धरती के पूरे फेफड़े। तो ये आप ध्यान रखिएगा। विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कहां पर होता है? तो देखिए विश्व की सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है ब्राजील में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। एक फैक्ट ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फेजेंडा। सन 1960 में अंटार्कटिका महाद्वीप पर जानने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो देखिए इनका नाम है गिरिराज सिंह सिरोही। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। और इन्हीं के नाम पर अंटार्कटिका के एक स्थान का नाम रखा गया था सिरोही पॉइंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक फैक्ट आप ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत ने मैत्री नामक स्थान पर एक शोध केंद्र भी स्थापित किया है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। अंटार्कटिका की खोज 1773 में किसने की थी? तो देखिए अंटार्कटिका की खोज की गई थी जेम्स कुक के द्वारा। ये आप ध्यान रखिएगा, आप मैप में देख सकते हैं। और ये जो महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप, ये एक पूरा ठंडा मरुस्थल आप इसको कह सकते हैं। और देखिए इस पर पहला कदम किसके द्वारा रखा गया था? तो पहला कदम रखा गया था जॉन डेविस के द्वारा 1821 में। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा महाद्वीप प्रायद्वीप की भी विशेषता रखता है? तो देखिए प्रायद्वीप की विशेषता रखने वाला जो महाद्वीप है वो है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। देखिए प्रायद्वीप उसे कहते हैं जिसके तीन और जल हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जल है, यहाँ भी जल है और यहाँ पर भी जल है। और ये कौन सा महाद्वीप है? तो ये है यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए जनसंख्या के आधार पर तीसरा बड़ा महाद्वीप है यूरोप महाद्वीप। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो उत्तरी अमेरिका। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? तो देखिए यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। यहाँ पर आप देखिए ये है वोल्गा नदी और ये कहां पर गिरती है? आप ये देखिए यहाँ पर ये कैस्पियन सागर दे रखा है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट होगा। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो देखिए विश्व का जो सबसे छोटा देश है वो है वेटिकन सिटी। निम्न में से कौन सा पर्वत यूरोप में स्थित है? आल्प्स पर्वत, कॉन्केसस पर्वत, यूराल पर्वत, पिरेनीज पर्वत या फिर सभी? तो देखिए ये चारों पर्वत कहां पर स्थित है? यूरोप में स्थित है। तो सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए सबसे पहला कौन सा है? आल्प्स पर्वत। तो ये कहां पर है? यहाँ पर ये देखिए आप, ये यहाँ पर है। कॉन्केसस पर्वत, यहाँ पर आप देखिए ये रहा। यूराल पर्वत, ये पूरा यूराल माउंटेन। और पिरेनीज पर्वत ये यहाँ पर है। तो ये आप ध्यान रखिएगा लोकेशन इनकी। ओसेनिया कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, तस्मानिया को या फिर सभी? देखिए इन सभी को सम्मिलित रूप से कहा जाता है ओसेनिया। तो सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा पर्वत है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहां पर आप ये जो देख रहे हैं ब्लू लाइन, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे प्रसिद्ध जीव कौन सा है? ये भी आपको ध्यान रखना है, कंगारू। विश्व की सबसे लंबी मूंगा निर्मित दीवार किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ये स्थित है प्रशांत महासागर में स्थित। और ये कहां पर है? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित है, पूर्वी तट पर। यहां पर प्रसिद्ध सोने की खाने कुलगार्डी व कालगोर्ली कहां पर स्थित है? तो देखिए ये दोनों प्रसिद्ध खाने, सोने की खाने, ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। यहां पर आप देख सकते हैं जो व्हाइट कलर दे रखा है ये है कुलगार्डी, ये आप ध्यान रखिएगा। और इसी के पास स्थित है कालगोर्ली।
नीचे के 2 फैक्ट भी आपको ये ध्यान रखने हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेरिनो भेड़ है ये कहाँ की फेमस है, ये है ऊन के लिए प्रसिद्ध है और ये ऑस्ट्रेलिया की फेमस भेड़ है। और यहाँ की 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, मर्रे और डार्लिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, प्रशांत महासागर या फिर हिंद महासागर। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रशांत महासागर विश्व के कुल क्षेत्रफल के लगभग 1/3 भाग पर फैला हुआ है। ये आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए जो प्रशांत महासागर है इसका क्षेत्रफल अगर सभी महाद्वीपों को मिला दिया जाए तो उससे भी अधिक है। और ये किस प्रकार की आकृति बनाता है, तो आप देख सकते हैं त्रिभुज के समान यह आकृति बनाता है। यहां पर आपको सत्य कथन बताना है। प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुज के समान है। अटलांटिक महासागर का आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है। प्रशांत महासागर के जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर ये तटीय है, तटीय क्षेत्र को अग्नि मेखला कहा जाता है या फिर सभी। देखिए तीनों कथन सत्य है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सभी हमारा करेक्ट आंसर होगा। किस महासागर में डागर बैंक और ग्रैंड बैंक प्रमुख मछली पकड़ने के केंद्र हैं? तो देखिए ये दोनों क्षेत्र कहां पर है, देखिए ये है अटलांटिक महासागर में। देखिए ये है ब्रिटेन, ब्रिटेन के पूर्व में यहाँ पर ये दे रखा है डागर बैंक, और ये है कनाडा, कनाडा के जस्ट यहाँ पर ये दे रखा है ग्रैंड बैंक। तो इनकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। और जस्ट हमने आगे देखा था कि जो अटलांटिक महासागर है इसकी आकृति किस प्रकार है, तो देखिए इसकी आकृति है एस के समान। मॉरिशस और मेडागास्कर किस महासागर में स्थित है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेडागास्कर और मॉरिशस किस महासागर में, तो यह है हिंद महासागर में। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा महासागर बेरिंग जल संधि द्वारा प्रशांत महासागर से एवं डेनमार्क जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है? तो ये कौन सा महासागर है? तो देखिए ये महासागर है आर्कटिक महासागर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये आप देख लीजिए, ये आर्कटिक महासागर ये कहां पर है, तो देखिए ये है जो नॉर्थ पोल है वहां पर। प्रेयरी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। देखिए प्रेयरी घास के मैदान पाए जाते हैं उत्तरी अमेरिका में। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लोकेशन भी आप देख लीजिए, यहाँ पर है प्रेयरी घास के मैदान। स्टेपी घास के मैदान कहां पर पाए जाते हैं? यूरेशिया, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर अफ्रीका। तो देखिए स्टेपी घास के मैदान पाए जाते हैं यूरेशिया में। यूरेशिया यानी एशिया और यूरोप में। तो यहां पर आप देख सकते हैं यह है स्टेपीज। तापमान के आधार पर पृथ्वी को कितने कटिबंधों में बांटा गया है? 2, 3, 4 या फिर 5 भागों में। तो देखिए पृथ्वी को 3 कटिबंधों में बांटा गया है। फर्स्ट कौन सा है? उष्ण कटिबंध। तो यहाँ पर आप देखिए जो ये क्षेत्र है ये है उष्ण कटिबंध। सेकंड नंबर पर कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में यहाँ पर ये और दक्षिण में ये जो क्षेत्र है ये है शीतोष्ण कटिबंध। जो शेष बचता है ये कौन सा है? ये है शीत कटिबंध। तो 3 कटिबंधों में बांटा गया है तापमान के आधार पर पृथ्वी को, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल, लद्दाख मरुस्थल, सियरा नेवादा मरुस्थल या फिर कच्छ मरुस्थल। देखिए भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख मरुस्थल। यहां पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं। यहां पर आपको सही सुमेलित करना है, कटिबंध को मिलाना है उनकी अक्षांशीय स्थिति से। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो देखिए अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। जो देखिए उष्ण कटिबंध है इसकी अक्षांशीय स्थिति है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। जो शीत कटिबंध है इसकी अक्षांशीय स्थिति है 66.5 डिग्री से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश।
और जो शीतोष्ण कटिबंध है इसकी अक्षांशीय स्थिति है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश। तो देखिए फर्स्ट का क्या हो रहा है, फर्स्ट का हो रहा है सी नंबर पर, तो फर्स्ट का सी केवल 2 ऑप्शन में दे रखे हैं। फिर सेकंड का ए, तो सेकंड का ए केवल इसमें दे रखा है यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये अक्षांशीय स्थिति आप ध्यान रखिएगा इन तीनों कटिबंधों की। सत्य कथन है उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को आर्कटिक रेखा कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहते हैं, ध्रुव पर 6 माह दिन और 6 माह रात होती है, या फिर सभी कथन सत्य है। देखिए तीनों कथन सत्य हैं, तो इन तीनों के बारे में आपको ध्यान रखना है, सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों में रहने वाले लोग कहलाते हैं बकरवाल, इग्लू, एस्किमो या फिर कोई नहीं। तो देखिए ये लोग कहलाते हैं एस्किमो। तो ये आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो फोटो दे रखा है ये इन्हीं लोगों का है। किस कटिबंध पर सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार लंबवत पड़ती हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उष्ण कटिबंध में सूर्य की किरणें वर्ष में कम से कम एक बार तो लंबवत पड़ती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत, श्रीलंका और ब्राजील किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। देखिए ये देश आते हैं उष्ण कटिबंध के अंतर्गत, ये आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड किस कटिबंध के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। देखिए ये दोनों देश ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ये आते हैं शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं। तो देखिए चारों देश कनाडा, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे ये आते हैं शीत कटिबंध के अंतर्गत, तो ये आपको ध्यान रखना है। किस कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता, गर्मी और सर्दी एक जैसी ही रहती है? तो उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध या फिर कोई नहीं, ऑप्शन वही है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उष्ण कटिबंध। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उष्ण कटिबंध की विशेषता होती है कि इसमें मौसम में ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, सर्दी और गर्मी एक जैसी ही रहती है। याक मुख्य रूप से कहाँ का प्राणी है? थार मरुस्थल, मैदानी प्रदेश, लद्दाख मरुस्थल या फिर प्रायद्वीपीय भारत? देखिए जो याक है ये मुख्य रूप से प्राणी है लद्दाख मरुस्थल का, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। दो अक्षांशों के बीच विशेष परिस्थितियों का क्षेत्र कहलाता है? स्टेपी, दोहरे, कटिबंध या फिर मैदान? तो देखिए ये क्षेत्र कहलाता है कटिबंध, तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। एस्किमो जनजाति के घर को कहा जाता है? फला, गोर, इग्लू या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो एस्किमो जनजाति है उनके घर को कहा जाता है इग्लू, और ये किस प्रकार के घर होते हैं? ये बर्फ के घर होते हैं। तो यहाँ पर आप इसका एक फोटो भी देख सकते हैं इग्लू का, तो ये आपको ध्यान रखना है। इग्लू किन के घर होते हैं? एस्किमो जनजाति के। एस्किमो जनजाति कहाँ पर रहती है? उत्तरी ध्रुव पर। अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हैं, हालांकि मुझे पूर्णतः विश्वास है कि केवल जितने भी व्यूज है इस वीडियो पे उसका 1% ही इस वीडियो के एंड तक आए होंगे। लेकिन आप अगर इस वीडियो के एंड तक आए तो आपको ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि सर हमने इस वीडियो को पूरा देखा है, फुल्ली वॉच्ड। तो ये आपको जरूर लिख के बताना है, और वीडियो आपको किस प्रकार लगा है ये भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आपका एक कमेंट हमें काफी अधिक मोटिवेट करता है इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आपने इस वीडियो से पहले जितने भी हमने मैराथन वीडियोस डाले हैं उनका रिवीजन नहीं किया है तो आप इस चैनल को विजिट करें, उनका भी आपको रिवीजन करना है। धन्यवाद।